क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चाहे हिंदू त्योहारों की बात की जाए, चाहे डेमोग्राफी चेंज की बात की जाए, घुसपैठियों की बात की जाए, तमाम मुद्दे थे जो बीजेपी ने उठाए। अनेक शिल्पीर परिश्रम रयेछे। बीजेपी के पास नेता कहाँ था, लीडर कहाँ था। अब टीएमसी वाले ये बात बोल रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि टीएमसी में वो थे, ममता बनर्जी के बहुत खास थे, दाहिने हाथ कहे जाते थे, सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी थे। लेकिन जब वहाँ बात बिगड़ी और जिस तरीके की राजनीति वहाँ हुई तो शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें छोड़ दिया, और न सिर्फ छोड़ा बल्कि बिल्कुल ममता बनर्जी को खुली तौर पर चुनौती देने लगे। उसी चुनौती का नतीजा था कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से शुभेंदु अधिकारी ने हराया। तो ये अलग की बात है, क्योंकि एक लीडरशिप की क्षमता तो शुभेंदु अधिकारी में है, वो 2 बार के ममता बनर्जी को हरा देने में ही साबित हो गया है। दूसरे सबसे हैरानी वाली बात जो मैंने पहले आपको बताई थी कि बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं जिन्होंने बीजेपी को यहाँ पर खड़ा किया है, उससे कम लोकप्रिय शुभेंदु अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये चाह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो यहाँ सिंडिकेट खड़ा किया है, जो गुंडाराज खड़ा किया है, जो जंगल राज कायम किया था, लोगों का जीना दुभर हो गया था, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, हिंदू लड़कियों और माताओं और बहनों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया था, उससे शुभेंदु अधिकारी ही निजात दिला सकते हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के नेताओं में भरोसा कि शुभेंदु अधिकारी ही हो, तभी जाकर के स्थिति सुधर सकती है पश्चिम बंगाल की। तो अब मैं यही कहता हूं कि अब तो ठीक है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, अभी शपथ हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो शुभेंदु अधिकारी के लिए ही होगा कि एक तो उन्हें अपने पार्टी में अपने को साबित करना होगा, कार्यकर्ताओं की कसौटी पे खरा उतरना है, क्योंकि सरकार बनते ही कार्यकर्ता अगर दूर होने लगते हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल की आम जनता की कसौटी पर खरा उतरना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसका एक पश्चिम बंगाल की राजनीति का तासीर अलग है। मुझे बिल्कुल याद है, मैं देखता भी हूँ कि जो सिंडिकेट चलाने वाले, लूटपाट करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले सीपीएम की सरकार में थे, जैसे ही सरकार बदली वो तुरंत टीएमसी वाले हो गए। अब जैसे टीएमसी खत्म हुई है तो उसके तमाम सारे लोग काउंटिंग के दिन आधे वक्त के बाद केसरिया गुलाल लगाकर, पटका पहनकर वो जय श्री राम बोलने लगे। वो ही लोग हैं। तो कमासित पूत को की पूछ हर जगह होती है, जो लूट करके और लूट के माल में हिस्सा दे, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे। तो बीजेपी को इससे बचना होगा कि जो सिंडिकेट जो यहाँ चलता है, जो उस रैकेट के लगे हुए लोग हैं, जो शिफ्ट होते रहते हैं सत्ता के हिसाब से, उनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उससे बीजेपी को बचना यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए यहाँ पर सीपीएम के बाद टीएमसी, टीएमसी के बाद बीजेपी। सीपीएम ने 25 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया, फिर 15 साल ममता दीदी का, और अब नई शुरुआत हो रही है बीजेपी की सरकार बनने के साथ। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में भी उत्साह है। और बात की जाए अगर पश्चिम बंगाल की, जिस तरह से तमाम समीकरण हमारे संवाददाता भी बता रहे थे लगातार किस तरह से वहाँ पर तमाम चीज़ें बिगड़ती हुई चली गई। किस तरह से पहले जब सीपीएम से लोग परेशान हुए तो टीएमसी का दामन थामा, जनता ने टीएमसी को समर्थन दिया, और टीएमसी में भी जब उन्हें कोई बदलाव नजर नहीं आया तो फिर अब इतने सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जनता ने भी देखा कि जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, वहां पर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। और देखिए हमारे संवाददाता भी जैसे बता रहे थे कि जय श्री राम बोलने पर भी समस्या होती थी। जय श्री राम का नारा भी लोग नहीं वहां पर लगा सकते थे, जय घोष नहीं कर सकते थे, मंदिरों में ताले लग गए थे। और तस्वीरें सामने आई थी कि जब बीजेपी की सरकार बनी, 207 सीटें की बहुमत बीजेपी ने हासिल की, उसके बाद कई मंदिरों के ताले पश्चिम बंगाल में खुल गए। तो खौफ आप देखिए वहां पर किस तरह से था, लोगों में था। और जब लोगों तक भी हम पहुंच रहे थे, मीडिया पहुंच रहा था, तो लोगों ने मीडिया के कैमरे पर ये चीजें कही है कि किस तरह से वो ममता दीदी से प्रताड़ित है, किस तरह से वो सरकार से प्रताड़ित है, क्योंकि वहां की पुलिस हो, वहां का प्रशासन हो, सब सरकार के हिसाब से चलता है और लोगों की समस्याओं को वहां पर नहीं सुना जाता है। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, या फिर डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा हो, कई ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिनके कारण लोगों ने बदलाव का रास्ता अपनाया और बदलाव के रास्ते पर चलने वाली बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी के समर्थन में वोट दिया। और इतना भरपूर वोट दिया कि बीजेपी की प्रचंड जीत यहां पर, ऐतिहासिक जीत यहां पर हुई। और 90% से ज्यादा पहले चरण का मतदान होना, उसके बाद ऐतिहासिक इतनी बड़ी संख्या में जब वोट पड़े, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये आभास बीजेपी को और तमाम विशेषज्ञों को होने लग गया था कि इस बार
लहर कुछ बदलने वाली है। और देखिए इस तरह से बदलेगी कि भगवामय पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि ये मेहनत रंग लाई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के दिग्गजों की, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की, जो यहाँ पर आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। और जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की, इन दोनों लोगों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो बहुत अहम भूमिका यहाँ पर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के समय भी जब यहाँ पर चुनावी रैली करने के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तो तब भी वहां पर इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया था। और ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों की भी अगर बात की जाए, पिछले विधानसभा चुनावों की, तो वहां पर किस तरह से बीजेपी ने हमेशा अपनी पूरी मेहनत दिखाई। और ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, आप देखेंगे अगर बीजेपी का इतिहास, तो बीजेपी छोटा चुनाव हो, पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, हर चुनाव को पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से लड़ती है। फिर विधायक बने 2006 में, और उसके बाद वो मंत्री बने ममता मंत्रिमंडल में, फिर उसके बाद वहाँ से उनकी बात बिगड़ गई, वो बीजेपी में आ गए। और आप देखें जिस तरीके से कांग्रेस से आए हेमंत बिस्व शर्मा आज किसी भी बीजेपी वाले से हिंदुत्व के मुद्दे पर ज़्यादा बीजेपी वाले हैं, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जितने भी बीजेपी के नेता हैं जो हिंदुत्व की लाइन लेकर चलते हैं, उस हिंदुत्व की लाइन पर किसी भी बीजेपी वाले से बड़े दिखाई देते हैं। शुभेंदु अधिकारी साफ साफ बोलते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, घुसपैठियों को नाली में घुसा दूंगा। का एक समुदाय का ये मुस्लिम ईवीएम है, ये हिंदू ईवीएम है। इस लाइन पे बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को, एजेंडे को लेकर चलती है। खुले तौर पर हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता इस तरीके से हार्ड लाइन लेकर नहीं बोलता है। ये बोलना तब शुरू हुआ है जब कांग्रेस से आए हुए हेमंता बिस्व शर्मा ने बोलना शुरू किया मियां मुसलमान। उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया कि ये हिंदू ईवीएम और ये मुस्लिम ईवीएम। ऐसे इस तरह की हिंदुत्व के लिए लाइन तो बीजेपी वाले कभी नहीं ले पाए, ये तो आरएसएस वाले कभी इस तरह की लाइन नहीं ले पाए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।